नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ मनीष अवस्थी। दंगों से दहली दिल्ली अब सिसक रही है, सुबक रही है और उस भयानक मंजर को याद कर लोग अब भी दहल जा रहे हैं, जिसमें अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 350 से ज्यादा लोग अस्पताल में जख्मी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली को किसने सुलगाया, कैसे सुलगाया? दंगे अचानक हुए या इसकी प्लानिंग पहले से हो रही थी? दंगे में इस्तेमाल हथियार किसने सप्लाई किए? पत्थर और पेट्रोल बम आखिर आए कहां से? शाहरुख और ताहिर हुसैन की भूमिका क्या थी? क्या पुलिस फेल रही और सरकार नाकाम? इन सभी सवालों का एक एक जवाब आज आपको मिलेगा और हर एक पहलू का पूरा सच बताएंगे हमारे वो जाबाज रिपोर्टर जिन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली को जलते देखा, आग भड़काते हुए और फिर उसे बुझाते हुए देखा है। साथ ही ये भी जाना कि किसने कब, कहां और कैसे दंगों में अपना रोल निभाया। हमारे साथ हमारे वो 5 रिपोर्टर नरेश बिस्वानी, पुलकित नागर, अजीत श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव और आशीष सिन्हा आपको वो पूरा सच बताएंगे। सच दंगों में दिल्ली जो हमने देखी। ताहिर हुसैन ये नाम है उस शख्स का जिसे दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा खलनायक और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोग चांदबाग इलाके में उसके घर की छत से पत्थर और पेट्रोल बम बरसाते रहे। उस दौरान ताहिर भी अपने घर की छत पर दिखाई दिया था। बाद में उसके घर में भारी मात्रा में पत्थर और पेट्रोल बम मिले। दंगे के दौरान ताहिर पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप भी लगा। अंकित के परिजनों की शिकायत पर ताहिर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद वो फरार हो चुका है। मगर आज उसके यहाँ एफएसएल की टीम पहुंची, जिसने आसपास के इलाकों की भी जांच की। सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, मोहम्मद ताहिर, और ये मोहम्मद ताहिर का मकान है जिसके ऊपर से पेट्रोल बम मिला है, जिसके ऊपर से पत्थर मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने भले ही प्राथमिक सदस्यता से उसे निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन सारी जो सुई है वो ताहिर पर ही अटकी हुई है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस घर के चारों तरफ आप देख सकते हैं आने से रोक दिया है। फॉरेंसिक टीम आप देख सकते हैं जो दिल्ली की है वो यहाँ पर आई हुई है, वो लगातार यहाँ पर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही। तो ये फॉरेंसिक टीम है दिल्ली की जो यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये आप देख सकते हैं मंजर, यही इसी मकान के ऊपर जो है वो पेट्रोल बम पाए गए थे, पत्थर पाए गए थे। ताहिर फिलहाल फरार है, पुलिस की कब्जे से बाहर है और फॉरेंसिक टीम जो है, मोबाइल फॉरेंसिक टीम दिल्ली की, वो यहाँ पर आई हुई है, वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तो ये घर है मोहम्मद ताहिर का, जो कि आम आदमी पार्टी से काउंसलर का चुनाव जीते हुए थे। यही वो मकान है जिसको माना जा रहा है कि जिसके ऊपर से, जिसकी छत से उपद्रव किया गया था, पेट्रोल बम फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। और यहाँ पर आरोप ये भी है ताहिर के ऊपर कि जो दंगा भड़काया गया उसमें ताहिर की मुख्य भूमिका थी। बगल में आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां थी वो सब जले हुए हैं, मकान जले हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ मलमा ही आपको नजर आएगा। मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कबाड़ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये सब चीजें जल चुकी हैं। मकान जो अभी बन के तैयार नहीं हुआ था उसकी भी हालत आप देख सकते हैं क्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जली हुई नजर आएंगी। मकान 3-3 मंजिल तक जल चुके हैं। रोड जो है वो पूरी टूटी हुई है यहाँ पर, और जहां कहीं आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ मलमा ही नजर आएगा। तो ये तस्वीर है मोहम्मद ताहिर के घर के अगल बगल की, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने दंगे को भड़काया। उन पर यह आरोप है कि पेट्रोल बम उनके पास थे छत पे। वही वो छत है ऊपर जिसका इस्तेमाल किया गया। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और फॉरेंसिक टीम आप देखिए लगातार जो यहाँ पर जो सबूत हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि काफी देर हो चुकी है, पहले आना चाहिए था फॉरेंसिक टीम को, लेकिन अब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आई थी। लेकिन अभी फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, जायजा ले रही है और कोशिश यही कर रही है कि जो सबूत यहाँ पर है उसको जुटाया जाए। तो ये फॉरेंसिक टीम जो है दिल्ली की वो यहाँ पर आई हुई है और कोशिश यही कर रही है
कि इसको जुटाया जाए। दिल्ली पुलिस के और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ लगातार खड़े हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैमरामैन संतोष के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ताहिर हुसैन अब पुलिस की जांच के घेरे में हैं। ताहिर पर आरोप है कि ताहिर अंकित शर्मा की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। साथ ही घर की छत पर हथियारों का जखीरा जुटाने में ताहिर की बड़ी भूमिका रही है। एक वायरल वीडियो में ताहिर की घर की छत पर कई दंगाई दिखाई दे रहे हैं। ताहिर पर उन दंगाइयों को शह देने का आरोप है। पुलिस ने ताहिर के खिलाफ हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने का मामला दर्ज कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ताहिर हुसैन है कौन। मूल रूप से यूपी के अमरोह का रहने वाला ताहिर हुसैन अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार में रहता है और यहाँ पर उसका खासा रौब है। दरअसल नेहरू नगर, करवाल नगर, जहाँ पर जमकर बवाल हुआ है, यहाँ पर तो स्कूल तक में आग लगा दी गई है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ताहिर हुसैन के पास करीब 18 करोड़, जी हां 18 करोड़ की संपत्ति है। 8वीं पास ताहिर ने 2017 में पहली बार चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र के मुताबिक उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। आम आदमी पार्टी से जुड़ा ताहिर हुसैन आसपास के इलाकों में खास चर्चा में रहता है। नेता होने के नाते वह लोगों से संपर्क साधने का माहिर भी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक करीब 20 साल पहले ताहिर दिल्ली में मजदूरी करने आया था। पूरे देश में इन दिनों ऐसा दिखाई देता है, जी हां, जैसे दो समुदाय के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। जी हां, खाई बढ़ती जा रही है। बात की जाती है कि साजिश रची जा रही थी, ये सरकार कहती है। तो हम पूछते हैं, अगर साजिश रची जा रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? 40 जानें चली गई। जी हां, 40 जानें चली गई। इसके बाद सरकार को इस बात की बू तक नहीं आई, आहट तक नहीं हुई। और अब दिल्ली पुलिस कहती है दिल्ली में अब शांति शांति है, दिल्ली पटरी पर लौट रही है। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी, जिन्होंने दिल्ली को आग की लपटों में देखा, जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने को समझा, जाना और आप तक वो ताजा तस्वीरें, ताजा वीडियो, ताजा समाचार और ताजा घटनाओं से आपको रूबरू कराया, और वो भी बगैर किसी पक्षपात के। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप श्रीवास्तव, मेरे साथ मौजूद हैं पुलकित नागर, मेरे साथ मौजूद हैं अजीत श्रीवास्तव, मेरे साथ मौजूद हैं नरेश बिस्वानी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नरेश आपसे। रविवार की वो शाम जब आप अपनी जान बचाते, अपने कैमरामैन की जान बचाते, वहां सड़कों पर घूम रहे थे, क्या नजारा था? और जब आज ताहिर हुसैन पर उंगलियां उठ गई और जहां से लाश मिली, मैं बात कर रहा हूं अंकित की लाश जहां से मिली, वहीं से जांच शुरू। बिल्कुल, देखिए रविवार की रोज जब मामला शुरू हुआ था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ मौजपुर का वो इलाका ही इससे प्रभावित था। लेकिन अगले दिन जब तक पुलिस को इस पूरे मामले में काफी हद तक पूरे एरिया में शांति बहाल कर देनी चाहिए थी, उसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ता चला गया और बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। एक के बाद एक लगातार जगहों से इस तरह की खबरें आने लगी कि दंगे लगातार भड़क रहे हैं। और उसके बाद खबर आई अंकित शर्मा की कत्ल की, जब उसका शव वहां से बरामद हुआ। दरअसल जिस जगह से वो शव बरामद हुआ वो जगह ताहिर हुसैन की उस जगह से, उसके घर से बहुत ज्यादा फासले पर नहीं है, चंद कदमों का ही फासला है वो नाले का। और ये बताया गया है, कल हम लोग वहां पर थे, आज भी वहीं थे, तो एक शख्स ने हमें आकर बताया कि उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा था और पीटते हुए उसको उस फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया, जो कि ताहिर हुसैन की इमारत का एक हिस्सा है। अंदर उसको बुरी तरह से पीटा गया और बाहर आकर के उसको उसके ऊपर पत्थर बांधा और उसको उस नाले में डंप कर दिया। तो ये जानकारियां हमें इलाके के लोगों से मिल रही हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अपने आप में काफी ज्यादा डराने वाली है। उसमें ये बात सामने आई है कि 400 से ज्यादा उसके शरीर पर चाकुओं के निशान हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर चाकुओं के निशान ना मिले हों। नरेश, हम आपके पास आएंगे एक बार और। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित नागर भी हैं। पुलकित, ताहिर की जो भूमिका है, आपने लगातार उस इलाके को बड़ी गंभीरता से कवर किया है, आपने वहां के चप्पे चप्पे को जाना है। ताहिर की भूमिका को लेकर आखिर उस छज्जे पर ईंट, तेजाब, पेट्रोल बम,
गुलेल, पत्थर आए कहां से? देखिए, बहुत संदिग्ध है ताहिर की भूमिका। उसकी वजह है कि जो वीडियो सब आप देख रहे हैं, जो लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ताहिर की छत पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में बहुत स्ट्रांग नेताओं में से था। ये भी यहां तक चर्चा थी कि इसे विधानसभा चुनावों में टिकट मिलने वाला था। उस इलाके में इसकी बहुत अच्छी पैठ है। अगर इस पैठ का ताहिर हुसैन ने सही इस्तेमाल किया होता तो शायद उस इलाके में, चांदबाग के इलाके में, दंगे रोके जा सकते थे। लेकिन उसका नेगेटिव इस्तेमाल हुआ, उसने अपनी पहुंच का नेगेटिव इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि ताहिर हुसैन की छत पर जो आप लोग देखेंगे वो करीब 20 से 25 लोगों की संख्या में है। और ताहिर हुसैन के आसपास का जो इलाका देखेंगे, जो जो उसके विरोधी थे, जो जो उसे लगता था कि उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन तमाम लोगों की छतें, तमाम लोगों के घर जले हुए हैं। और ये वीडियो ताहिर हुसैन का जिसने भी बनाया, जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद ये समझते देर नहीं लगी कि चांदबाग की जो आग लगाने के पीछे ताहिर हुसैन की क्या भूमिका थी। और घर के अंदर से जो सामान मिल रहे हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। वो वीडियो में साफ दिख भी रहा है कि किस तरीके से ताहिर हुसैन के घर से फेंके जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो, ये एविडेंस जो ताहिर के घर से मिले थे, ये पूरे के पूरे इस दंगे की नींव खोदने जैसा है। यहां से ही सारे सबूत मिलेंगे। पुलकित, ताहिर अपनी जो बेगुनाही बता रहा है और लगातार व्हाट्सएप पे उसने कहा, और कल रात ही जब जैसे ही आम आदमी पार्टी से उसे निलंबित किया गया तो हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने उससे बात की थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ताहिर खुद को जितना बेगुनाह और मासूम बता रहा है, ये सारी भूमिका के पीछे उसी की प्लानिंग थी? देखिए, वीडियो जो सामने आई है, जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि इन दंगों में और उस इलाके में ताहिर की क्या भूमिका रही जब दंगे हो रहे थे। क्योंकि वहां से लगातार दिखा है पेट्रोल पंप बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, पॉलिथीन में कुछ चीजें फेंकी जा रही हैं आम लोगों के ऊपर। और ताहिर उस वीडियो में लीड करते हुए भी साफ दिख रहा है कि वो उन लोगों को लीड कर रहा है और बता रहा है कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या करना है। ये वीडियो में साफ दिख रहा है। और उसके बाद लड़के जो हैं, जो वहां पर ताहिर की छत पर मौजूद है, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कोई भी ताहिर की बात का यकीन नहीं कर रहा है। जो वो बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, उस पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडियो साफ बता रही है कि ताहिर की भूमिका क्या थी। और ये आने वाले टाइम में ताहिर की भूमिका से यहां तक नहीं रुकेगी। अगर आप देखें उसकी रणनीति को, तो ऐसा क्यों हुआ कि ताहिर वाली जो पार्किंग है जिसमें गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं, वो नहीं जली। दूसरे की जो पार्किंग है उसमें सैकड़ों गाड़ियां जल गईं। ऐसा क्यों हुआ कि ताहिर के सामने वाला घर जल गया, लेकिन ताहिर के जो रिश्तेदार के पीछे घर थे वो नहीं जला, उसके पड़ोस वाला घर जल गया। मतलब पूरी रणनीति उस इलाके में ताहिर द्वारा बनाई हुई तौर पे दिखाई देता है पुलकित की जो अपने आप को वो बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि आखिर मेरे छज्जे पर, मेरे छत पर लोग कैसे पहुंचे, ये सामान कैसे पहुंचा। ये अपने आप में इंगित करता है कि शक की सुई कहीं और नहीं ताहिर के पास ही जाती है। ताहिर हुसैन पर सबसे गंभीर आरोप है आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का है। आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा चांदबाग के पास खजूरी इलाके में रहते थे। 25 तारीख को घर में किसी काम से निकले थे, जिनकी हत्या कर शव को नाले में डाल दिया गया। कई चश्मदीदों के मुताबिक अंकित शर्मा को सड़क से खींचकर ताहिर हुसैन के घर लाया गया, जहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को नाले में डाल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर पर करीब 400 वार चाकू के वार पाए गए हैं और आंत भी बाहर निकाल दी गई है। आखिर इतनी बेरहमी से अंकित की हत्या क्यों की गई, ये सब हुसैन के घर लाया गया, जहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को नाले में डाल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर पर करीब 400 वार चाकू के वार पाए गए हैं और आंत भी बाहर निकाल दी गई है। आखिर इतनी बेरहमी से अंकित की हत्या क्यों की गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हमारे रिपोर्टर नरेश बेसवानी आपको एक एक सच बताएंगे, मगर पहले नरेश की रिपोर्ट देख लीजिए आप। चांदबाग का वो इलाका और ये वो पुलिया है जहां पर से उसे मारते हुए लाया गया था और फिर उसे इस जगह, इस नाले में डंप कर दिया गया, यानी कि फेंक दिया गया। हम बात कर रहे हैं अंकित शर्मा नाम के
उस इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी की जिसके शव को यहां पर फेंका गया था। दरअसल जिस रोज 25 तारीख की रोज बताया जाता है कि वो अपने घर से ये कह करके निकला था कि मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूं, कुछ सामान लेने के लिए वो दुकान पर गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। काफी समय तक उसको ढूंढने की कोशिश की जाती रही, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, लेकिन अगली ही रोज 26 तारीख की रोज इसी नाले से अंकित शर्मा का शव मिला। इसके अलावा यह भी पता चला है कि 2 से 4 घंटे तक बेरहमी से उसको चाकुओं से गोदा जाता रहा, लगातार उस पर चाकुओं से वार किए जाते रहे, और उसके बाद उसकी जब मौत हो गई तो उसके शव को इस नाले में आकर उन तमाम दंगाइयों ने फेंक दिया। इस पूरे मामले का जब घरवालों को पता चला तो घरवाले रो रो कर बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, और अब वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नरेश, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, बारीकी से आपने समझाने की कोशिश की। नरेश, हम ये जानना चाहते हैं, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं, आज आप लोगों के साथ देश का सवाल में दिल्ली दंगों के भड़काने वालों का पोस्टमार्टम हो रहा है। नरेश, बताइए कि अंकित शर्मा की मौत का जिम्मेदार कौन दिखाई देता है आपको? देखिए, जो इलाके के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जितना हमने देखा उसको घसीटते हुए ताहिर हुसैन के उस घर के अंदर ले गए और अंदर ही उसके साथ बहुत ही क्रूरता की तरीके से व्यवहार किया गया होगा, बहुत बुरी तरह से मारा गया होगा, और उसके बाद उसको घसीटते हुए बाहर लाया गया और नाले में डंप कर दिया गया। हैरानी तो तब हुई मनीष जी जब उसका पोस्टमार्टम किया गया। जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स थे उनसे हमारी रात को भी बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि हमने इस तरीके से कभी देखा नहीं, किसी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया हो। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था जहां पर चाकू के निशान ना हो, और देख के ऐसा लगता है कि 4 से 6 लोगों ने मिलकर इस अंकित को जो है चाकू घोंपे थे, क्योंकि हर इंसान के चाकू का निशाना लगाएगा। अगर आप मारेंगे तो अलग निशान आएगा, अगर मैं मारूंगा तो अलग निशान ये आएगा। होता है कि तो वो ताहिर हुसैन के घर ले गए जी, और 2 से 4 घंटे का वो समय था जब लगातार उस पर चाकुओं से हमले किए जाते रहे, यानी कि बहुत ही बेरहमी से अंकित को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद उसके शव को नाले में डंप कर दिया आप गया। ये कहना चाहेंगे एक लाइन में जवाब नरेश कि अधमरी उसकी जान पर भी चाकू के वार होते रहे? बिल्कुल, शरीर अधमरा हो चुका था, उसके बावजूद लगातार दर्द होते रहे। हो सकता है कि वो मर भी गया हो लेकिन बाद में भी मारा गया, क्योंकि 400 चाकू के वार झेलना बहुत ही मुश्किल होगा किसी के लिए। आपके पास मैं आऊंगा, मेरे 2 सहयोगी अजीत और प्रदीप बैठे हैं। जी अजीत, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। एक तरफ हवाला दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिल्ली पुलिस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, जिसे कहते हैं कि हर बार पुलिस ये रो देती है कि हम तो वहां बंदोबस्त में थे। 80,000 दिल्ली पुलिस के जवान कहां थे जब दिल्ली जल रही थी? देखिए, साफ तो पड़े मनीष भाई, जिस हिसाब से दंगा हुआ, उस दंगे में चाहती पुलिस तो इन दंगाइयों को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन हकावाला एक बात जो बार बार कही गई कि ट्रंप की वजह से हम अपनी मुस्तैदी या अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए, ये कमियां हैं छुपाने के लिए। लेकिन ड्यूटी पे जो अधिकारी मौजूद थे, आखिर वो लोग कहां थे? जो लोकल वहां के जो अधिकारी थे वो लोग क्या कर रहे थे? तमाम सवाल उन लोग पे खड़ा हो रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए जब 10-10 गाड़ियां अपने साथ लेकर चल सकते हैं, तो क्या ऐसे मौके पर वो 10 गाड़ियों को इन इलाकों में भेज नहीं सकते? तमाम ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब तमाम जनता ये पूछना चाह रही है कि दंगाइयों ने दंगा किया, तबाह किया, मेरे घर जलाए, मेरे बच्चों को मारा, लेकिन आप कहां थे? आपके तमाम जो अधिकारी थे, जो 10-10 पुलिस वाहनों के साथ चलते हैं, वो कहां थे? अगर वही आ जाते तो शायद हम सुरक्षित होते। इस तरह के हमला या इस तरह के तमाम अटैक में जो जाने गई हैं, वो शायद जाने नहीं जाती। तो तमाम तरह से जो अजीत, चूंकि मुझे प्रदीप श्रीवास्तव के पास भी जाना है। प्रदीप श्रीवास्तव दिल्ली में क्राइम के वो रिपोर्टर माने जाते हैं जिनका तजुर्बा 2 दशकों से ज्यादा का है। लेकिन प्रदीप, मुझे मजबूरी है, एक थोड़ी देर की खामोशी है, यानी कि मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आऊंगा और आपसे मैं ये पूछूंगा कि आखिर एनआईए की जांच कहां जा रही है? क्या निष्पक्ष जांच आपको होती दिख रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस संदेह के घेरे में। एक छोटे से इंतजार के बाद आप कहीं मत जाइएगा।
एक छोटे से इंतजार और खामोशी के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। ताहिर हुसैन को दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, तो मोहम्मद शाहरुख नाम का शख्स दिल्ली दंगे का पोस्टर बॉय बन गया है। शाहरुख वही शख्स है जिसने मौजपुर इलाके में पुलिस के सामने कई राउंड गोलियां चलाई थी और फिर एक पुलिस कांस्टेबल पर बंदूक भी तान दी थी जो डंडे लेकर खड़ा था। शाहरुख कब तक फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, मगर उस दिन क्या हुआ था ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ने कांस्टेबल दीपक भैया से बात की, जिस पर शाहरुख ने पिस्तौल तानी थी। पहले इंडिया न्यूज से दीपक भैया की बात सुनिए, फिर हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव आपको बताएंगे कि आखिर इस शाहरुख का सच क्या है, दंगों के लिए हथियार कहां से आए और क्या दिल्ली दंगों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ दिखाई देता। सारी हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो थी ऐसी तस्वीर जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स बंदूक लेकर के खड़ा था जिसका नाम शाहरुख था और आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा था? मुझे थोड़ा सा वो सिचुएशन के बारे में बताएं पहले। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल अहम लेकर फिर मैंने उससे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से मैंने उसे काफ़ी बोला, तो उसमें थोड़ा मिल गई सर काम। क्या आपके अकेले की ही नजर पड़ी थी उनके ऊपर? जो बंदूक लेकर के आपके सामने शख्स खड़ा था उसके ऊपर आपकी अकेले की ही नजर पड़ी थी? क्या आपके और साथी नहीं थे वहां पर? और साथी थे सर, वो थोड़ा सा और मेरे और पीछे थे उस साइड, वो और समझा रहे थे, वो भीड़ में थे सर, और मैं थोड़ा और आगे की तरफ आया हुआ था जिसकी वजह से मैं निकल पाया जल्दी से उस साइड, और वो इतने निकल के आए तब तक ये इंसिडेंट खत्म हो चुका था। अच्छा दीपक भाई, मुझे ये बताओ, मन में बिल्कुल डर नहीं लगा कि आपके पास सिर्फ डंडा था, कुछ और चीज थी नहीं, आप सामने जा रहे हैं, उसने अगर गोली चला दी तो उसका क्या परिणाम होगा? आपने ये नहीं सोचा? डर वाली बात तब तक नहीं आई सर जब तक मुझे पब्लिक दिखाई दे रही थी कि किसी को गोली लग जाएगी, तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि इनको सबको इस रेंज से बाहर निकालना है जो गोली लगने की रेंज होती है। तो मुझे नॉलेज है कि 20 से 25 मीटर रेंज होती है फायरिंग की। मैं चाहता था कि सभी इससे बाहर हो जाएं ताकि खतरे से बाहर हो जाएं, किसी की जान ना चली जाए। अच्छा जी, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था ये रिपोर्ट दिखाने के पहले कि हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव, जी हां, 2 दशकों से ज्यादा क्राइम का तजुर्बा, क्राइम करने का नहीं, कवर करने का। प्रदीप, क्राइम हुआ है, दिल्ली में अपराध हुआ है, दिल्ली में आगजनी हुई है, क्या जानकारियां हैं आपके पास? NIA की जांच किस ओर जाती दिखाई दे रही है? देखिए, ऑफिशियल तौर पे अभी NIA ने कोई जांच शुरू नहीं की है, लेकिन अनऑफिशियल वो पूरी तरीके से जांच में जुट गई, क्योंकि अजीत डोभाल जी का रात में जाना कोई यूं ही जाना नहीं था। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो से जब खबर इस तरह की आई कि ISI और PF के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ठीक इसी इलाके से जो है 26 दिसंबर 2018 को 11 ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की, जहां से उन लोगों ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। और अभी जो आपने ताहिर हुसैन का लिंक जो अमरोहा से बताया, और इसके साथ साथ अमरोहा में भी उन्होंने रेड करी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। सीलमपुर के इलाके से डेली सुबेरे 2 बस अमरोहा अप डाउन करती है, यानी अमरोहा से आना जाना डेली का वहां से होता है, और ये लोकल लोगों के द्वारा, कॉर्पोरेटरों के द्वारा, MLA के द्वारा, लोकल के द्वारा ये बसों का ऑपरेट किया जाता है, आना जाना किया जाता है।
उस वक्त जब यहाँ पे अरेस्टिंग हुई थी, अरेस्टिंग के दौरान 25 किलो विस्फोटक सामान, 25 लैपटॉप, 134 सिम कार्ड के अलावा भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की थी। एक पॉइंट, इसकी जानकारी जैसे आईबी ने पुलिस को दी तो तिहाड़ जेल के अंदर बकायदा जो है, जो उनके लोग बंद है उनसे उनके स्लीपर एजेंट्स के बारे में पूछा गया, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा असला, बहुत ज्यादा गोला बारूद, बहुत ज्यादा तलवार, चाकू रहते हैं वहां पे इकट्ठा रहता है। और इनको जो सारा बैकअप है, लोनी से इनको सारा बैकअप और गाजियाबाद से मिलता है। इसीलिए सबसे पहले जो है गाजियाबाद पुलिस एक्टिव हुई और गाजियाबाद पुलिस ने सबसे पहले न सिर्फ बॉर्डर बल्कि गलियों में भी उन्होंने पूरा बैरिकेडिंग की ताकि किसी को आने जाने ना दे। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 26 तारीख जो थी वो बालाकोट की बरसी थी और ऊपर से ट्रंप साहब यहां पर थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता था कि किसी भी तरीके से जो है बालाकोट की जो है जश्न को वो हमारी सेना बहुत अच्छी तरीके से ना मनाए और ट्रंप का जो ये पूरा जो दौरा है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करे। इसीलिए वहां पर करीब करीब जो है 47 फोन ऐसे थे जो सीलमपुर, जाफराबाद, चांदबाग में एक्टिव थे और अलीगढ़ में एक्टिव थे और साथ में उन्हीं से जो बातचीत हो रही थी पाकिस्तान में भी बात हो रही थी। और ना सिर्फ इतना, पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भड़काऊ वीडियो तक उन्होंने भेजे, मैसेज भेजे, कंटेंट भेजे। इन सब चीजों का जो रिकॉर्ड है वो स्पेशल सेल एनआईए वो धीरे धीरे से जुटा रहा है, क्योंकि सीधे सीधा इसमें अजीत डोभाल जी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है और ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की बात थी। फंडिंग हुआ, हवाला फंडिंग हुई वहां पे, क्योंकि वहां पे 7 दुकानों को ऐसा ट्रेस किया गया जहां पे कैश पेमेंट देके ईंटें खरीदी गई। 8000 ईंटें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ताहिर हुसैन के घर के सामने थी, जो रात जो चढ़ाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि अंकित शर्मा की हत्या यूं ही नहीं हुई। कभी भी मनीष जी जब दंगे होते हैं तो 2-4 चाकू वाकू मारा, बंदा मर गया, उठाया, उसकी डेड बॉडी फेंक दी, लेकिन अंकित की डेड बॉडी के साथ नीचे पत्थर लगाए गए, पत्थर लगा के नालों में फेंका गया ताकि डेड बॉडी ऊपर ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकित की डेड बॉडी को ढूंढने में दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है, आईबी ने ही उन्हें ट्रेस किया है और दिल्ली पुलिस की सहायता से उनको इनपुट दिया, क्योंकि अभी भी अंकित का जो मोबाइल है वो मिस है, अंकित का मोबाइल नहीं मिला है। और यहां तक बताया जा रहा है कि अंकित ने के मोबाइल में अंकित ने इतने साक्ष्य जुटा लिए थे, इतने एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे, जिसमें ताहिर हुसैन नहीं और भी कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते थे। और ये तो एक छोटा सा टेलर था, अगर समय रहते अगर नहीं एक्टिव होते तो ना जाने कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें अगर एड ऑन करें तो किस तरीके से वीडियोस उसके पास हो सकती हैं? अगर हम वीडियोस की बात करें, जैसा आप कह रहे हैं कि उसके फोन में कुछ एक चीजें कैद हो सकती हैं, क्या उसने कुछ दंगाइयों के या फिर क्या उसने कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली थी जो कि आगे चल करके उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था? बिल्कुल नरेश, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने एक बात आई होगी कि अंकित का भी एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें वो पत्थरबाजी कर रहा था। बेसिकली आईबी के एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है कि पब्लिक के बीच में पब्लिक जैसा ही वो बनके काम करते हैं। इसके अलावा ताहिर हुसैन के आसपास लोगों को इनपुट मिल गया था कि अंकित क्योंकि दिन और रात काफी समय से वो वहां पे सक्रिय था। मेरे जो अपने सोर्सेस है सेल के, उनका यही कहना कि अंकित के पास जो है बहुत ही एविडेंस थे। इस वक्त पुलिस का भी यही टारगेट है। इस वक्त वहां पे जितने नाले, शिव विहार, गंगा विहार, गोकुलपुरी, उन नालों में ना सिर्फ सर्च नहीं बल्कि वहां पे मोबाइल भी सर्च किया जा रहा है, उसके लोकेशन भी सर्च किया जा रहा है, क्योंकि एंड में जो उसका मोबाइल का जो स्विच ऑफ है वो भी उसी लोकेशन पे। मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि हमने इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों से ये वादा किया था कि दिल्ली को दहलाने वाले गुनहगारों का आज देश का सवाल में पोस्टमार्टम होगा, तो आप लगातार वो जानकारियां आप पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको हमारे सहयोगियों ने अपनी आंखों से देखा और अपने सूत्रों के हवाले से वो जानकारी आपको परोसी। दिल्ली इस दंगे में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, उससे ये साफ लग रहा है कि दंगों की प्लानिंग पहले से रची गई थी। पत्थर और पेट्रोल बम के अलावा ऊंची ऊंची इमारतों पर लोहे के बड़े बड़े गुलेल बनाए गए थे, जैसा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हथियार बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल तक का सच जानेंगे और अजीत बताएंगे कि आखिर ये मुगलिया काल की गुलेल कहां से आई। ये मेरे हाथ में खींचा हुआ एक गुलेल है, जिसे बाकायदे तैयार किया गया है लोहे की पूरी ग्रिपिंग के साथ। आप देखेंगे हर जगह पर बेल्डिंग कर इसे मजबूत बनाया गया है और हर तरफ से
इसे पोर्टेबल तरीके से बनाया गया है, जैसे लोहे को आसानी से इस दीवार में फंसाया जा सके और कभी भी आसानी से इसे निकाला जा सके। ये गुलेल आप देखिए तेजी से जैसे यहां सर आराम से अटैक किया जा सके। यह राजधानी पब्लिक स्कूल के छत पे हम मौजूद है जो गुलेल बनाया गया। राजधानी स्कूल में काम करने वाले शख्स भी हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? मनोज है सर। मनोज कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ राजधानी पब्लिक स्कूल? राजधानी में ही सर। तो ये कब बनाया गया था गुलेल? ये 5:30 बजे के बाद बनाया। मैं कब? सोमवार को? मंडे में। हाँ जी सर, सोमवार में। दुकान इस समय ये खुली थी? स्कूल या बंद था? बंद था स्कूल। मंडे बंद था? स्कूल ऑफ होने के बाद हुआ है ये कांड। अच्छा, स्कूल खुला था मंडे के दिन, सोमवार के दिन? हाँ, 12:30 बजे तो स्कूल बंद हो गया था। उसके बाद 5:30 बजे करीबन इन्होंने ये काम कर रखा है। तो आप पता था ये गुलेल बनना है अंदर ऊपर? क्या सर मेरे को भगा दिया। हाँ। मैं 60 घंटे बंद रहने के बाद आज कल परसों मेरे को आपकी फोर्स लेके आई है। कहाँ थे आप? मैं कमरे में बंद था, लिटिल रोज स्कूल में बंद था मैं। रोइए मत आप। जब ये बगल में स्कूल भी है, हम आपके साथ चलेंगे। आप चूंकि यहाँ पे 18 साल से हैं, 18 साल से आपको पता भी होगा कि यहाँ पे क्या, लेकिन छत का नजारा आप देखिए, तमाम तरह से ईंट शीशे यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं राजधानी छत के ऊपर। आप देखेंगे ठीक इसके बगल में ही डीपीआर स्कूल है। डीआरपी स्कूल जो है, डीआरपी स्कूल की हालत बद से बदतर है। हर रूम के बेंच तक को जला दिया गया है, राख की ढेर में तब्दील हो चुका है डीपीआर स्कूल। लेकिन राजधानी में फिलहाल ऐसी घटनाक्रम नहीं हुआ। थोड़े बहुत यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं। ये डीपीआर स्कूल भी क्या, किसका स्कूल था? रूपचंद शर्मा जी का। ये डीआरपी स्कूल रूपचंद शर्मा जी का। और ये जिसपे हम खड़े हैं फारूक नवाब का। फारूक नवाब। इस स्कूल में तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं सामने स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। सर। ये दंगाइयों ने किया? दंगाइयों ने किया है सर। ये सोमवार के दिन करा है। हालात कैसे थे मनोज, अगर बात करें? बहुत खतरनाक हालत थे सर। हमने पाकिस्तान का युद्ध नहीं देखा साला, जो यहाँ पे भेजता कि बहुत ही भयंकर होता, उसे देखने लायक ही नहीं था। मतलब चलिए, मैं दर्द समझ सकता हूँ। एक दहशत अभी भी है इस शख्स में, आंखों में आंसू देखकर आप पता लगा सकते हैं कि क्या है। ये दर्द है मनोज का, जिसकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं। कह रहे हैं दर्द इतना है कि ये दहशत जो सोमवार मंगलवार को हुआ, वैसा तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान वार में भी नहीं हुआ। जो डर इनके अंदर बैठ गया है, वो डर अभी निकलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आंसू हैं जो रुक भी नहीं रहे और दर्द बयां कर रहे हैं। कैमरामैन शरद बारी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखी। जी हां, वो स्कूल जो दंगाइयों ने स्वाहा कर दिया। हम भी ये नहीं जान पा रहे कि आखिर ये दंगाइयों ने कहां से शिक्षा ली, जहां पर द का मतलब दंगा, ह का मतलब हिंसा और ग का मतलब गोलीबारी। हमें भी समझ नहीं आता। अजीत बताएं, ये जो मुगलिया कालीन गुलेल, ये स्कूल किसका है और उसके साथ साथ ये गुलेल वहां पहुंची कैसे? देखिए, स्कूल जो है राजधानी पब्लिक स्कूल है और ये स्कूल जो है वो मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार चौक पे मौजूद है, जो तिराहा है जहां पे सबसे अधिक दंगे हुए, सबसे अधिक लोगों की जान गई। वहां पर ऐसे मार्केट में जहां पे मजदूरों को काट के जिंदा जला दिया गया, 2 दिनों तक बॉडी वहां पे जलती रही। जब 2 दिनों बाद पुलिस फोर्स पहुंचती है, उसके बाद से वो बॉडी निकाला जाता है। यहां तक की वारदात शिव विहार में देखने को मिली। गुलेल जो है मुगलिया, ऐसा आपको लगता है, आप खुद देख रहे होंगे मनीष भाई, कि ये इसको बनाने के लिए लंबा समय, यानी कम से कम 3 से 4 दिन लगे होंगे, क्योंकि एक तरफ की ग्रिपिंग, अगर हम कहें लोहे की, वो ग्रिपिंग बनाई गई। जानकारी और मैं जानना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, ये स्कूल का मालिक कौन है? देखिए, इस स्कूल का मालिक जो है बताया जा रहा है कि वहां पर एक मुस्लिम हैं और इनका नाम जो है सादे मुस्तफा हैं, वो उनके ओनर हैं। और उसके बगल में उसके ठीक बगल में जो है डीपीआर स्कूल है, जिसके वहां पर ओनर थे वो दूसरे शख्स हिंदू का स्कूल था, जहां पर बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस स्कूल को एक जरिया बनाया वहां के लोगों ने, और शिव विहार के तमाम जो लोग थे वहां पे खड़े थे, और इसी गुलेल के जरिए ही, जिसे क्लिपिंग के द्वारा आप देखेंगे लोहे की चारों तरफ से अगर है दीवार को पोर्टेबल तरीके से फंसाया गया, यानी कोई भी आसानी से चाहे तो आराम से निकाल सकता है। अजीत, जैसा कि आप समझते हैं, एक मजबूरी है। थोड़ी देर की खामोशी और इंतजार के बाद मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन का क्या कनेक्शन रहा है। बताएंगे मेरे सहयोगी पुलकित नागर और नरेश बिस्वानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, इससे पहले कि मैं मेरे सहयोगी पुलकित और नरेश के पास ले चलूं ताहिर और कपिल कनेक्शन बताने, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। कन्हैया कुमार पर चलेगा
देशद्रोह का केस दिल्ली सरकार ने दी इजाजत। सीपीआई नेता और पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। नरेश, पुल के जैसा कि दर्शकों को हम जानना, आपको बताना जरूरी है कि आखिर कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन का पूर्व में क्या कनेक्शन रहा है। देखिए, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। हालांकि अब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं और राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन एक वक्त यह था कि कपिल मिश्रा ताहिर हुसैन के साथ ही नजर आते थे और पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके पास ले जाते हुए नजर भी आते थे। तो पार्टी के अंदर एक बड़ी पैठ बनवाने में कपिल मिश्रा का बहुत अहम योगदान रहा है ताहिर हुसैन के साथ, और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। नरेश, ये चीजें जब आप इलाके में घूम रहे होंगे तब भी लोग बता रहे होंगे, इलाके के लोग भी बता रहे थे। और इसके अलावा अगर हम कुछ उनके जो आसपास लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने ये भी बताया था कि जिस बिल्डिंग से पत्थर फेंके जा रहे थे ना, इसी बिल्डिंग के अंदर उनका ऑफिस था जब इन्होंने चुनाव लड़ा था। पिछला चुनाव लड़ा था, इसी बिल्डिंग में उन्होंने ऑफिस बनाया था। और इसके अलावा ताहिर हुसैन फाइनेंस भी करते थे, तो फंडिंग भी, फाइनेंस भी होता था यहाँ से। तब उस समय घनी दोस्ती थी। और ये चर्चा अब भी है, चुनावों में ताहिर हुसैन की तरफ से फंड दिए गए, ये चर्चा अब भी है। हमें डिबेट क्लोज करनी है। आप जी, पुलकित बस एक सवाल हमें, ये कनेक्शन कब का है? जो कपिल मिश्रा है ताहिर हुसैन का, उनके साथ और कौन लोग थे? कनेक्शन जुड़ा कैसा? प्रदीप, कैसे हुआ और कैसे इनका सहयोग बढ़ा? एक छोटा जवाब आप दो। देखिए, 2014, 15 और पिछले कुछ सालों से ताहिर हुसैन बहुत नजदीक रहे, लेकिन जब से कपिल मिश्रा ने पार्टी बदली तो दूरियां बढ़ती चली गई। और अब अगर आप कपिल मिश्रा का ट्वीट देखेंगे तो वो लगातार ताहिर पे हमलावर है। प्रदीप, कन्हैया पर दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट बहुत सख्त हो गया है कि जितने भी हेट स्पीच है उसको लेके जो है मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचाने के लिए उन्होंने पहले ही इस तरीके के ऑर्डर पास करने शुरू कर दिए। जी, तो आपने देखा दिल्ली दंगों को लेकर, दिल्ली के गुनहगारों को लेकर पोस्टमार्टम देश का सवाल में उन जाबाज रिपोर्टरों ने किया जिन्होंने अपनी आंखों में एक अक्स की तरह उसे बैठा रखा है। 1947, 1984 के दंगे, जी हाँ 1947, 1984 के दंगे, जो कि दिल्ली में एक धधकती ज्वाला के रूप में इस बार 2020 में भड़कते दिखाई दिए। इंडिया न्यूज कहता है कि दिल्ली को दहलाने वाले दोषियों को सख्त राजदंड जरूरी है, क्योंकि इसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल।